नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में हूं आपके साथ अंकुर पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं उन 3 खबरों की जो अभी तक प्रमुख रही हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जो कानपुर से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने रामोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि अब हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनमें से 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को सौंपने चाहिए ताकि वह राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सकें। साथ ही 2 समाज के लिए रहने चाहिए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि रामोत्सव में हजारों श्री राम स्वरूपों का वंदन हुआ और इस सुंदर अवसर पर राम का भक्त होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राम भक्त बनने को रामत्व को धारण करना होगा, क्योंकि राम अपराजित पौरुष के प्रतीक हैं। राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को बांटा, पर श्री राम का आचरण संपूर्ण समाज को एक करेगा। वहीं अगर बात करें आज की दूसरी खबर की, तो देखिए अमेठी से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि बारात में शामिल होने जा रही बुरेलो को गौरीगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज सगरा आश्रम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुलेरो सवार पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। वहीं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई है, जहां आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। उनको 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। दरअसल आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं और लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी गई है। तो ये 3 वो खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। और आइए पहली खबर पर लौटते हैं। साध्वी ऋतंभरा का बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसी को लेकर के अब सियासत गर्मा रही है। उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों को दान करें विश्व हिंदू परिषद और अन्य को, साथ ही साथ 2 बच्चे समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। तो देखिए इसी को लेकर के गर्माहट बढ़ गई है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है सियासत को लेकर के, या कहें अब इस बयान के बाद से जो सियासत गर्मानी शुरू हुई है, 4 बच्चों को लेकर के बयान देना, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कितना इसको सही माना जा सकता है? देखिए, इस तरीके के बयान कई बार आए हैं और ये नहीं कि साध्वी ऋतंभरा ने पहली बार कहा हो। इसके पहले भी कई संत महात्मा, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस तरीके के बयान दे चुके हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। ना तो सरकार ने स्वीकार किया, ना आमजन ने स्वीकार किया, क्योंकि एक और जब बात चलती है जनसंख्या नियंत्रण की और दूसरी ओर बात की जाती है 4 बच्चों को पैदा करने की, तो ये मेल नहीं खाता है। तो इसलिए बयान आया है, स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और साध्वी ऋतंभरा कह रही हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी की बात करनी है, तो उसके लिए आप 4 बच्चे पैदा करिए, 2 बच्चे आरएसएस को दे दीजिए और विहिप को दे दीजिए, माने 2 राष्ट्र को दे दीजिए, 2 समाज को दे दीजिए। अब इनका अपना बयान है, सियासत भी होगी, लेकिन इस बयान का क्या होगा, कितना स्थायी रूप लेगा, ये थोड़ा सा समय बताएगा। 3 हाँ की उन्होंने बात करी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, तीनों अपनी जगह सही है, लेकिन 4 बच्चों को लेकर के इस तरीके से कहना, यानी कि अगर इसको हम देखें तो जब यही बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो हम इसको गलत ठहराते हैं और सियासत गर्माती है, और एक तरफ जब साध्वी ऋतंभरा कहती है तो फिर वही बात सामने आती है। ऐसे में इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, और क्या देखिए साफ तौर पे आपने ये भी कहा कि इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता, तो आखिर मंच पर देखिए जहां पर
रामोत्सव की तैयारी की गई और एक बड़ा मंच बनाया गया। गिनीज बुक की अगर हम बात करें तो उसमें रिकॉर्ड तक है, इसका रिकॉर्ड किया गया कि इतना बड़ा, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है एक तरफ, वहीं पर दूसरी तरफ जब मंच पर इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या दो तरफा संकेत नहीं मिलते? देखिए, अब इसमें दो बातें आप समझ लीजिए। आपने सबसे पहले ओवैसी वगैरह की बातचीत की, उनके लिए क्या कहा जाता है, ये हमारे हिंदू नेता कहते हैं वो खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। देखिए, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र उसकी बात नहीं हो रही है, वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जितनी संख्या 1947 में थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर तुलना भी की जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, ये बात की जाती है। अब जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात के साथ में बच्चों के पैदा होने की बात है, तो इसमें भी देखिए, जब आरएसएस की ही बात देखिए तो मोहन भागवत कई बार संकेतों में जनसंख्या नियंत्रण की बात कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और एक समय ऐसा आया, अभी कुछ माह पहले, जब ये चर्चा हुई कि 2 बच्चों का प्रावधान कर दिया जाए, हमारे उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हुई और ये भी कहा गया कि जो 2 से अधिक बच्चे होंगे उनमें ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो एक और सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है, और बीहिप का मैं बयान दे रहा हूँ, बीहिप के कार्यवाहक अध्यक्ष क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2 बच्चे तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी सरकार का एक नियम आया है कि 2 बच्चों को तो हम सुविधाएं भी देंगे, जिनके 2 बच्चे होंगे सब फीस माफी कर देंगे, लेकिन अगर कोई किसी के 1 बच्चा होगा तो उसे ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। तो बीहिप के कार्यवाहक अध्यक्ष इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं नहीं, 1 बच्चे की बात गलत है कि हम 1 बच्चे को ही हो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करें। तो अगर आप देखें तो एक और जो समग्र रूप से बातचीत हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की, बात ये हो रही है 2 बच्चों की, लेकिन साध्वी ऋतंभरा हो या कुछ हिंदू नेता इस तरीके के बयान देते हैं। इन बयान का सीधा सीधा मतलब एक माहौल का क्रिएशन करना, माहौल का सृजन करना है, और वो किस लिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, इसके लिए, और उसी दिशा में इस कदम को देखा जाना चाहिए। इसी पर डिटेल से जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन से फायदे इन हिंदू नेताओं को होते हैं इस तरीके की बयानबाजी करने से, क्योंकि देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ पढ़ें तो साफ तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है तो वो इसका एक तोड़ साबित हो सकता है, लेकिन जब कभी ये नेता इस बारे में बात करते हैं तो देखिए आपने भी कहा कि सांकेतिक तौर पर उन्होंने इसका इशारा किया, लेकिन जब बयान देना होता है और 4 बच्चों की बात करनी होती है तो खुलकर वो मंच पर आकर करते हैं। तो कौन से वो फायदे हैं जिसको लेकर के वो ऐसे बयान देते हैं? नहीं, वो तो सीधे सीधे हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना और हिंदुओं का महत्व बढ़े। क्योंकि आप देखिए, अब आप इधर देखिए, लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी हाल में ही सरसंचालक मोहन भागवत कहते हैं कि मैंने तो सोचा था 20-25 साल में अखंड भारत बनेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर सब लोग एकजुट हो जाए तो 10-15 साल में ही अखंड भारत बनेगा। तो ये माहौल बन रहा है और इसमें वो कह सब एक हो जाए। तो अब उनके विचार है, तो साध्वी जैसे लोग और नेता ये भी कहने लगते हैं कि हाँ भाई 4 बच्चे भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा। तो नहीं कि कैसे हिंदू राष्ट्र बने, जिसको लोग कहते हैं संघ का परम वैभव, तो कैसे बने, तो उसके लिए अपने अपने विचार हैं। लेकिन अगर यो देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात भी की जाती है। और एक बात और बताएं, जब पिछले दिनों जनसंख्या नियंत्रण की बातचीत की गई थी तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात जो है कांग्रेस के समय में हुई थी, इमरजेंसी लगी हुई थी और उस समय परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया था। और आपको ये भी बता दें कि उस समय जब परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया था उसमें इतनी दुश्वारियां हो गई थी जिसके कारण कांग्रेस को चुनाव में अपना सुपड़ा साफ कराना पड़ा था। क्योंकि वहां पर क्या हुआ, फर्जीफिकेशन शुरू हो गया, फर्जी आंकड़े आने लगे। इतना ही नहीं हुआ, पर लोगों को पकड़ पकड़ करके परिवार नियोजन से संबद्ध किया गया।
तो ऐसा भी हुआ। लेकिन जब आज सरकार ये स्वीकार करती है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी पैदावार सीमित है, हमारा आयात निर्यात सीमित है, हम तेल के मामले में अभी भी लोगों के ऊपर निर्भर है, हम बिजली व्यवस्था पे है, तो जहाँ पर जनसंख्या, रोजगार मुंह बाय खड़े, हर रोज ये कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी, फिर क्या होगा? तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है, एक वो आ रही है, और इसको सिर्फ एक हिंदू आंदोलन के रूप में ही देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि राष्ट्र यज्ञ में योग, जिस तरीके से बयानबाजी की गई कि 2 बच्चों को आप हमें दें, ताकि विहिप ने बात कही विश्व हिंदू परिषद ने कि 2 बच्चे आप हमें दें, राष्ट्र यज्ञ में योगदान दें, साथ ही समाज के लिए 2 रहने चाहिए, तो क्या इस तरीके के बयानों को क्या एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, अभी देखिए, विहिप ने कभी नहीं कहा कि 2 बच्चे हमको दे दें, कभी भी आरएसएस ने नहीं कहा कि हमको 2 बच्चे दे दें। ये तो संत महात्मा और साध्वी ऋतंभरा जैसे लोगों के बयान है। उन लोगों ने कभी ये बात, अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें वो कह देते कि आरएसएस के लोग नहीं, 2 बच्चे आप हमको दे दीजिए पैदा करके। वो अपने उनसे कहते, बीप के लोग कहते हमको, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ यो है, आप कहिए कि जो हिंदू आंदोलन या हिंदू की जो समग्रता है, हिंदुत्व का जो माहौल बन रहा है, उसमें कैसे हम भागीदारी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस दिशा में इनके विचार हैं, और ये विचार स्वीकार किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, ये बात की बात है। मेरा यही कहने का मतलब था कि साध्वी ऋतंभरा ने ये बात कही है, क्या कहें कि विहिप को लेकर के बोला कि 2 बच्चे आप उनको दे दें, या तो ये क्या इसको, इन बातों को एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, एकजुटता की बात तो अभी नहीं, जब तक या तो इस पर कोई आरएसएस का अधिकृत बयान आ जाए, विहिप का कोई अधिकृत बयान आ जाए, जो उनके मंत्री है वो कहे कि नहीं साहब हमको 2 बच्चे दे दीजिए, वो कहे 2, तब तो। लेकिन अभी कोई इस तरीके की बात नहीं आई है। इस तरीके के, मैंने आपसे कहा कि खास तौर से संत महात्मा, जो साध्वी ऋतंभरा भी है उसी में, ये लोग जरूर ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि आप भी ज़्यादा अभी तो इन्होंने तो खैर 4 बच्चों के लिए कहा, बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि जैसे मुसलमानों बच्चे लोग पैदा करते हैं, आप भी पैदा करिए खूब। तो ये सब बातें हैं, इनको लेकर के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। तो ये एक माहौल बन रहा है, और वो केवल है कि हम हिंदू राष्ट्र को कैसे बनाए, क्योंकि ऋतंभरा एक बात कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको, और उसके लिए हमको ये काम करना है, ये भी कहती है। जब पत्रकार ने उनसे ये भी कहा कि आपके इस बयान को लेके बवाल हो जाएगा, तो वो कहती है बवाल हो जाने दो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ेगा? तो जहाँ लोगों के अपने अलग अलग बयान है, कोई कहता है सेवा भाव से, जैसे आरएसएस कहती है हमको सेवा भाव से लाना है, और आरएसएस कहती है हमको एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत होना है। तो ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, बच्चे भी पैदा कर लीजिए और सहयोग भी कर दीजिए। ये सब अलग अलग बयान है, लेकिन उसका भी कोई इतना महत्व नहीं है। और क्या होगा ये तो आरएसएस तय करेगा, विहिप तय करेगा, लेकिन अभी तक उनकी कोई ऐसी नीति नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि नहीं आप 4 बच्चे पैदा करिए। डॉक्टर रमेश सोनू जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस वहीं आपको बता दें कि ऋतंभरा ने साथ ही आगे कहा है कि सुंदर अवसर पर राम का भक्त होना सौभाग्य की बात है, और उन्होंने कहा है कि राम भक्त बनने को रामत्व को धारण करना होगा, क्योंकि राम अपराजित पौरुष के प्रतीक हैं, और राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को बांटा, पर श्री राम का आचरण संपूर्ण समाज के लिए, समाज को एक करेगा। वहीं आइए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां पर अमेठी से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि बारात में शामिल होने जा रही बोलेरो को गौरीगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज सगरा आश्रम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सानू शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सानू, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, आखिर क्या कुछ वजह रही जहां पर यह बोलेरो क्षतिग्रस्त होती नजर आई है? रात में करीब बोलेरो, तेज रफ्तार बोलेरो जा रही थी, जहां पर ट्रक में टक्कर होने से काफी मतलब तेज रफ्तार में एक्सीडेंट हो गया, जहां पर 6 लोग की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जहां पर उनको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उनकी भी हालात काफी बताई जा रही थी जी। वहीं अगर बात करें तो किस गाड़ी से टक्कर हुई, और ये लोग कहां रहे थे, और या फिर वापसी कहां से हो रही थी? ये लोग रात में बारात गए थे, बारात से वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो जहां पर ये बाबू सगरा के पास में यहीं पर मतलब तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक में जाकर के भिड़ंत हो गई उसमें जाकर। जी,
सानू, इस पर जो ये हादसा हुआ है, इस पर योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है, तो ऐसे में अधिकारियों द्वारा अब परिवार वालों को क्या कुछ सांत्वना दी गई है? जी बिल्कुल बताएं सर, उसमें परिवार वालों को उसमें जो शव था उसको उसमें अस्पताल ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। साथ ही अगर परिवार वालों की बात की जाए तो उनकी क्या कुछ अब मांग है इस हादसे को लेकर के, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। जी बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया, वहीं पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्विटर से तो मतलब जताया है, दुख जताया है और ट्वीट के माध्यम से परिवारजनों को दुख जताया है उसमें। क्या किसी प्रकार के मुआवजे की भी बात की जा रही है? नहीं सर, अभी कुछ ऐसा मुआवजे का कोई बात नहीं आया है सामने, ऐसा कुछ मामला भी नहीं आया, बस संतुलन दिया गया है परिवार वालों को बस। जी, जो भी लोग घायल हुए क्या ये एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं या अलग अलग लोग थे? नहीं, अलग अलग रहने वाले थे, अमेठी के अलग अलग रहने वाले थे, जहाँ पर सब लोग 10 लोग लमसम बोलेरो में सवार होकर के बारात से वापस लौट रहे थे घर की तरफ जी। रात में, जहाँ पर बीती रात 12 बजे करीब अनियंत्रित मतलब तेज रफ्तार होने के कारण जाकर के ट्रक में जाके उसमें आपस में भिड़ंत हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो अभी हादसा हुआ है इस पे फिलहाल हालात नाजुक बने हुए हैं और वहीं पर लखनऊ में इस जो बाकी के जो घायल लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे आप बन रही है GMD न्यूज के साथ। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है, उनको 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। दरअसल आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को ध्यान में नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी गई है और यही दलील देते हुए याचिका को खारिज किया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ अशरफ अंसारी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशरफ, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा है और क्या कुछ उन्होंने कहा जिस पर यह याचिका खारिज की गई है, जरा एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल अंकुर, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लखीमपुर का तिगुनिया कांड हुआ 3 अक्टूबर को, उसमें आशीष मिश्रा जो थे मुख्य आरोपी थे। उसके बाद में उनकी हाईकोर्ट में उनकी उनको जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो पीड़ित पक्ष था उसने अपनी याचिका रखी, याचिका रखने के बाद में उसको स्थित कर दिया गया। आज फैसला यह है कि उनकी जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया गया और 1 सप्ताह के अंदर उनको फिर सरेंडर करने के लिए कहा गया। अगर देखा जाए तो न्याय दिखता हुआ नजर आ रहा है। था उनके जो पीड़ित परिवार था उनके जिन्होंने खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि जनता की अगर बात की जाए तो जो पीड़ित पक्ष के जो लोग थे उनकी तरफ से जो जनता थी, उनके जो समुदाय के लोग थे वो भी काफी हद तक खुश नजर आ रहे हैं जी। वहीं अगर बात की जाए तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आशीष मिश्रा की जमानत में जल्दबाजी में ये जमानत की गई है, तो क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है? बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से ये बताया गया हाईकोर्ट ने ये भी कहा, हालांकि अगर SIT की टीम की बात की जाए तो ये कहती हुई नजर आ रही थी जिस तरीके से जो 5000 पन्नों की जो चार्जशीट थी उसमें भी साफ तौर पर SIT की टीम कहती हुई नजर आ रही थी कि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज आया है वो कहते हुए नजर आए कि यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष था उसकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए इनको जो है यहाँ से जमानत मिल गई थी। लेकिन आज जो फैसला आया है कि 1 हफ्ते के बाद फिर इनको सरेंडर करना, ये बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला मामला है क्योंकि इस तरीके से जिस हिसाब से कोर्ट के ऊपर कोर्ट, हालांकि न्यायपालिका होती है, न्याय करती हुई नजर आ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, कुछ सवाल तो खड़े हो रहे हैं जी। अशरफ, जब ये बात सामने आई कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई तो दूसरा सवाल भी यहीं से खड़ा हो गया और वो एक अहम सवाल है कि देखिए कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा के लिए ये एक राहत की खबर भी है क्योंकि वो फिर से जमानत की अपील कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो पीड़ित लोग हैं उनको इसका जो जब ये बात सामने आई कि एक बार फिर से वो अपील कर सकते हैं, तो किस नजरिए से इस चीज को देखा जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने का है, लेकिन ये जैसा कि आप बता रहे हैं उस तरीके से वहां मामला आ रहा है कि दोबारा कर सकते हैं, तो ये भी एक राहत की बात है आशीष मिश्रा के लिए। लेकिन देखना बाकी ये है, न्यायपालिका न्याय ही करने का काम करती है और न्याय करेगी, ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से क्या मामला रहता है। वही अशरफ, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि किसान, कौन कौन से किसान संगठन इस लड़ाई में एक बार फिर से सामने उभर कर आए हैं? अगर बात की जाए तो राहत शिकायत और जो किसान संगठन है, यहाँ के क्षेत्रीय जो किसान संगठन है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जो यहाँ के एडवोकेट हैं वो जो इनके पीढ़ी पक्ष से लोग वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि लड़ाई आखिर तक होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीढ़ी पक्ष। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा है, जहां पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि एक रास्ता अब उनके पास और खुल गया कि वो दोबारा याचिका को की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत को लेकर के। तो फिलहाल पीड़ित पक्ष की यहां पर नहीं सुनी गई और इसी आरोप को लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका को खारिज किया है। फिलहाल हमारे इस 3 बजे 3 खबर कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।